नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आईएएस विद हरिमोहन पर। मैं सीता सिंह आपसे पिछली 4 क्लासेस से सेल के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। आज की क्लास में मैं फिर से सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें न्यूक्लियस और उसके फंक्शंस के बारे में बात की जाएगी, हम आपके सामने यहाँ पर न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ हम यहाँ पर बात करते हैं कि न्यूक्लियस होता क्या है। तो आप देख रहे हैं, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया है। मेरी पहली क्लास अगर आपको याद होगी या आपने देखी होगी, तो वहाँ पर मैंने ऑनियन पील की सेल्स के बारे में आपसे बात की थी और वहाँ बताया था कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी कॉर्क में, वो सेल डेड सेल थी। वहीं पर जब ऑनियन पील में हम सेम सेल को, उसी तरीके की सेल्स को देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रख करके, तो हमें ये डॉटेड से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ये जो डॉटेड से स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये डॉटेड से स्ट्रक्चर ही क्या है सेल के अंदर? न्यूक्लियस कहलाते हैं। और ये न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल्स में ही पाए जाते हैं। डेड सेल्स में कभी भी न्यूक्लियस नहीं होते। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में हमें जो जानकारी दी थी, वो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। फर्स्ट लाइन, वी हैव क्लियर्ड न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली एज 1831। इसके बाद इसके अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना तो हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और बेसिकली सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सभी न्यूक्लियस गवर्न करता है। तो इसीलिए न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, बिकॉज ये रूल करता है पूरी सेल पे। ये पूरी सेल को ऑर्डर करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि सेल को किस तरीके से फर्दर काम करने हैं। तो फाइनली ये जो न्यूक्लियस है, रूल जो कर रहा है राजा की तरह, ये रूल किस वजह से कर पाता है? राजा सिर्फ तभी राज कर पाता है जब उसके मंत्री बहुत अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इसके पास जो क्रोमैटिन नाम का मटेरियल है, ये क्रोमैटिन नाम का मटेरियल ही अपने पास सारी इंफॉर्मेशन रखता है कामों को करने का। तो क्रोमैटिन जो नाम दिया था, वो क्रोमैटिन नाम नेक्स्ट साइंटिस्ट, जिनका नाम था फ्लेमिंग, ने दिया था। फ्लेमिंग के नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। फ्लेमिंग एक और नाम है, बट वहाँ स्पेलिंग चेंज है, जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी से रिलेटेड है। बट वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, HING होता है उनमें, और यहाँ पर इनके नाम में FLEMMING है, जिन्होंने क्रोमैटिन नाम का वर्ड दिया था। और क्रोमैटिन आगे जाके डिवाइड होकर के क्रोमोसोम बनाते हैं, जो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। इसके बाद ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट जो एसिटाबुलेरिया पे किया गया था, उसमें हेमरलिंग ने 1953 में ये बताया कि न्यूक्लियस स्टोर हाउस है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन का। ये जो प्रोसेस है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन मतलब आनुवांशिक, ताकि जो भी जानकारी है, आनुवांशिकता माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, इस प्रोसेस को हम हेरिडिटी कहते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली है, वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी, वो क्या कहलाती है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कहलाती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। न्यूक्लियस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सेक्शन है आज की क्लास का। तो हमने कहा कि न्यूक्लियस का सबसे जो आउटर मोस्ट पार्ट है, वो है न्यूक्लियर एनवलप। इसके बाद आपको ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोलस। यहाँ पर आपको गैप दिखाई दे रहे हैं, जो गैप दिखाई दे रहे हैं वो गैप स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर। इसके अलावा जो धागे जैसा स्ट्रक्चर पूरे इसमें दिखाई दे रहा है, वो धागे जैसा स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमोसोम। और पहले तो है क्रोमैटिन, इसके बाद क्रोमैटिन डिवाइड होकर के बनाते हैं क्रोमोसोम्स। जब सेल इंटरफेज माने रेस्टिंग फेज में होती है, इंटरफेज को वैसे रेस्टिंग फेज कहते हैं। सेल साइकिल अगर हम डिस्कस करेंगे तब आपसे बात करेंगे सेल की कौन कौन सी फेजेस होती हैं।
तो हमने यहाँ पर बोला जो सेल की मेन फेजेस होती हैं उन्हें हम इंटरफेज और एम फेज कहते हैं। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज तो कहते हैं, लेकिन वो रेस्टिंग नहीं होती है। एक्चुअली में सारे काम सेल तभी करती है जब वो इंटरफेज में होती है। तो इंटरफेज में उसका न्यूक्लियस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि जितनी भी ये लंबी सी धागे जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, धागे जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी धागे जैसी संरचना कहलाती है क्रोमैटिन। तो बेसिकली आपको कौन कौन से पार्ट दिखाई दिए? सबसे पहले आपका नंबर 1 पे हमने रखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसे हमने न्यूक्लियर एनवेलप का नाम दिया। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के अंदर, ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, और जो इसके बीच में आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, जो दोनों मेम्ब्रेन्स को अलग अलग करता है। बाहर वाली मेम्ब्रेन के पास कुछ स्पेशल टाइप के फीचर्स होते हैं। एक डॉटेड स्ट्रक्चर इसके पास जुड़ा रहता है, जो डॉटेड स्ट्रक्चर कहलाता है राइबोसोम्स। क्या कहलाता है? राइबोसोम। हाँ जी, बड़ा जाना पहचाना सा नाम है ये राइबोसोम। राइबोसोम कहलाता है प्रोटीन फैक्ट्री, जिसका मेन काम है प्रोटीन को बनाना। कंफ्यूजन थोड़ी सी होती है न्यूक्लियोलस के काम को लेकर के और राइबोसोम के काम को लेकर के। राइबोसोम्स होते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, जो प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, और न्यूक्लियोलस होता है राइबोसोम फैक्ट्री, जिसके अंदर राइबोसोम बनते हैं। हमने डिस्कस किया आपके सामने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमने डिस्कस किया आपके सामने क्रोमैटिन, हमने डिस्कस अभी नहीं किया है न्यूक्लियर पोर। तो चलिए न्यूक्लियर पोर के बारे में बात करते हैं। क्या ज़रूरत है न्यूक्लियर पोर की? तो एग्जैक्टली तो ये आपको जो पोर दिखाई दे रहे हैं और इसको हम पोर कह भी रहे हैं, लेकिन जब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं तब हम इसे न्यूक्लियर पोर ना कह के न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यही वो जगह है जहाँ से साइटोप्लाज्म से मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से मटेरियल साइटोप्लाज्म के में ट्रांसफर होता है। तो एग्जैक्टली न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स टू एंड फ्रो मूवमेंट अलाउ करता है मटेरियल का न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। हमने यहाँ पर बहुत चीज़ें कम आपको दिखा रखी हैं, बहुत डिटेल में हम यहाँ पर नहीं गए हैं, क्योंकि हम डिटेल में जाएंगे तो कंटेंट बहुत लेंथी हो जाएगा, और साथ ही साथ में इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने हर चीज़ आपको एक इंट्रोडक्टरी वे में दे रखी है। अगर आपसे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके कमेंट भेजिए, जिसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से रिप्लाई कर सकती हूँ। जो भी आपको डाउट है, जिस भी तरह की क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीका, आप हमारे ऐप को जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है IAS विद हरिमोहन, जहां आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक्स भी मिल जाएंगे, जहां से आप फर्दर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पर कि ये जो वर्ड है क्रोमैटिन, क्रोमोसोम और जीन, यहाँ जाकर के हम कंफ्यूज होते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, किसे हम क्रोमैटिन कहेंगे, किसे हम क्रोमोसोम कहेंगे और किसे हम जीन कहेंगे। तो सबसे पहली बात हमने करी, DNA नाम का एक वर्ड आया बार बार हमारे सामने। क्या है ये DNA? DNA जब हम बोलते हैं, DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बड़ा ही जाना पहचाना सा नाम है। अभी आपने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो भी धागे जैसा पूरा लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, वो स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमैटिन। मैंने आपके सामने नाम लिया इंटरफेज न्यूक्लियस का, क्योंकि सेल डिफरेंट फेजेस में होती है, डिफरेंट टाइम में वो जो काम कर रही होती है उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग फेजेस में एंटर करती है। तो सेल साइकिल की जो फेजेस थी उसे दो बड़े भागों में हमने बांट दिया। एम फेज जिसमें सेल डिवाइड कर रही होती है, और इंटरफेज जिसमें वो बाकी सारे काम कर रही होती है। तो जिस टाइम वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनल फॉर्म में होती है, तब इस धागे जैसे स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है क्रोमैटिन। लेकिन जब सेल डिवाइड हो रही होती है और ये धागे जैसा स्ट्रक्चर कट के बहुत सारे छोटे और मोटे माने कंडेंस स्ट्रक्चर बनाती है, उन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। जैसे कि हमारा पूरा DNA जिसकी लेंथ है एग्जैक्टली 3.3 इंटू 10⁻9 बेसिस, जो हमारे DNA के कंटेंट में आते हैं। 3.3 इंटू 10⁻9 बेसिस से मिलकर के हमारा DNA बना है,
जो फर्दर डिवाइड होकर के 46 क्रोमोसोम या फिर 23 जोड़े क्रोमोसोम्स बनाता है। अब इसी क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए का एक पर्टिकुलर पोर्शन होता है, एक प्रोटीन या एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ये बताता है कि बॉडी में कौन सा प्रोटीन बनने जा रहा है, उस फंक्शनल हिस्से को हम जीन कहते हैं। तो एग्जैक्टली डीएनए पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने वाली जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या कहलाती है? वो जीन कहलाती है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है द हेरिडिटरी यूनिट इज़ व्हाट, तो हम कहते हैं हेरिडिटरी यूनिट क्या कहलाती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन, राइट। तो हमने सबसे पहले बताया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर वो धागे जैसा स्ट्रक्चर इज इक्वल टू क्रोमैटिन, और उस क्रोमैटिन को फर्दर हमने जब सेल डिवाइड होते टाइम पे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा तो वो छोटे छोटे टुकड़े फर्दर कहलाते हैं क्रोमोसोम्स, और इन क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं जीन्स, जो इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। अब यहाँ पर हम रीड आउट करके आपके सामने बता रहे हैं। इस कंटेंट को लेने के लिए या देखने के लिए, पढ़ने के लिए, डिटेल पढ़ने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। आप खुद अपने पास एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर में जाएंगे तो काफ़ी हद तक कंटेंट आपको वर्ड टू वर्ड मिल सकता है। द रीज़न बीइंग कि हमारा मेन टारगेट है एनसीईआरटी की बुक को आपको लाइन बाय लाइन स्टडी कराना। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मान के चलते हैं कि 10th तक की बुक्स का, सारी बुक्स का हर एक पोर्शन आपको अच्छे तरीके से आता होगा, जिसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। चलिए, पहली लाइन हमने बात करी, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स which are visible as rod shaped structure only when the cell is about to divide। अभी तो मैंने बताया आपको कि जब सेल एम फेज में एंटर करती है तब ये क्रोमैटिन मटेरियल टूट के कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता है, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन सी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होनी होगी, किस फॉर्म में जाती है, वो डीएनए की फॉर्म में जाती है। हालांकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी बच्चे भूल जाते हैं कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आप याद कर लीजिए इसको, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स की बात करी हमने, तो क्रोमोसोम्स किससे मिलकर के बने हैं? अभी मैंने आपको बताया कि हमारी जो सेल के अंदर, हमारी सेल माइक्रोन में नापी जाती है, और हमारी सेल के अंदर लगभग 2.25 मीटर का डीएनए प्रेजेंट है। 2.25 मीटर के तो हम भी नहीं होते हैं। तो वो 2.25 मीटर का डीएनए इतनी छोटी सी सेल में कैसे प्रेजेंट होता है? वो बहुत ही ज़्यादा फोल्ड और ज़्यादा फोल्ड होता है। तो ये जो डीएनए है वो हमेशा प्रोटीन के साथ रैप होता है, और रैप होकर के एक स्ट्रक्चर बनाता है क्रोमोसोम्स। तो हमने कहा डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग दी सेल। ये डीएनए का काम है। इसके बाद आपसे जीन की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी, उसके लिए टेक्निकल वर्ड्स हम लेकर के आए हैं यहाँ पर। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जीन इज कॉल्ड, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, राइट। दूसरे तो लैंग्वेज में अगर इस क्वेश्चन को पूछा गया, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज जीन। नाउ व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमैटिन मटेरियल तो गायब हो जाता है, और क्रोमैटिन मटेरियल गायब होकर के क्या बचता है? वहाँ पे क्रोमोसोम्स बचते हैं। क्रोमैटिन देखना है तो उसके लिए हमें सेल को प्रोफेज में इंटरफेज में स्टडी करना होगा, और अगर हम उसे डिवाइड होते हुए देखते हैं या क्रोमोसोम्स को हमें स्टडी करना है तो उसे हमें एम फेज में देखना पड़ेगा। और एम फेज माने डिवीज़न की फेज होती है। जब डिवीज़न हो रहा होता है तो डिवीज़न की भी बहुत सारी फेजेस होती हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि पहली फेज को प्रोफेज कहते हैं, मेटाफेज कहते हैं, एनाफेज कहते हैं और टीलोफेज कहते हैं। तो अगर हमें क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर स्टडी करना होता है तो डिवीज़न के टाइम पे स्पेशली हमें मेटाफेज के क्रोमोसोम को देखना पड़ता है, जहां क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आए हुए होते हैं। देखिए, अभी जो हमने पढ़ाया आपको, सेम उसी स्ट्रक्चर को आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। मैंने कहा था ये न्यूक्लियर पोर बड़ा सिंपल नहीं होता, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स होता है, जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर के बना होता है। तो आप देख रहे हैं कि पोर तो है, मतलब पोर का मतलब सिर्फ मेम्ब्रेन आपकी डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है उसमें कहीं कोई पोर जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं है, राइट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, जो हर एक चीज़ को चेक करके न्यूक्लियस से बाहर जाने देता है, और हर एक चीज़ को चेक करके न्यूक्लियस के अंदर आना अलाउ करता है।
इसके बाद आपने जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर वहाँ पे देखा था, जिसे हमने क्या बोला था, न्यूक्लियोलस बोला था, वो न्यूक्लियोलस तो स्पेशली राइबोसोम को बनाने का काम करता है। यहाँ हमने हेडिंग दी थी क्रोमोसोम, क्रोमैटिन और जीन्स या डीएनए के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये देखो, ये लंबा सा धागा हमने यहाँ से खोला बाहर दिखाने के लिए, ये क्या है, क्रोमैटिन, कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमैटिन ये गोल 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 प्रोटीन्स के साथ क्या हो रहा है, जुड़ा हुआ है और एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इसी तरीके से फोल्ड था। और अगर हम पीछे से जाते हैं तो सिंपल ये हमारा डीएनए है। ये डीएनए इस प्रोटीन के साथ रैप हुआ, थोड़ा फोल्ड हुआ, फिर और ज़्यादा रैप हुआ और ज़्यादा फोल्ड हुआ और ज़्यादा रैप हुआ और ज़्यादा फोल्ड हुआ। इसने बनाया क्रोमैटिन और ये क्रोमैटिन की फॉर्म में क्या हुआ, आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। जब सेल डिवाइड हो रही है तो इसी क्रोमैटिन के कुछ एक फ्रेगमेंट्स जो हैं वो कट कट के क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है वो है 46, राइट, जिसे हमने बोला 23 पेयर्स, राइट। 23 पेयर्स में अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरीके से होते हैं तो हम कहते हैं 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और 23वां पेयर जो होता है वो 6 क्रोमोसोम होता है, जो मेल और फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्यूरियोसिटी वाला पोर्शन आता है, डिस्कस शुरू में भी किया हमने कि न्यूक्लियस के काम का क्या है। तो सबसे पहले हमने बोला कि भाई मास्टर है ये सेल का, तो हमने कहा कि न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन द सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। क्या मतलब है, नॉर्मल रिप्रोडक्शन और सेल्यूलर रिप्रोडक्शन से क्या मतलब है। हमने कहा जब सेल 1 से 2 होती है, सेल जब डिवाइड कर रही है, तो इसके फीचर्स को जो बेसिकली कंट्रोल करने वाला स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियस है, राइट। तो सेल के 1 से 2 होने की प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स 2 न्यू सेल्स। Second, it also play a very important role in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activity, by directing the chemical activities of the cell। क्योंकि इसके पास डीएनए नाम का अल्लादीन का चिराग है जो सारे कामों को रेगुलेट करता है, इसीलिए इस डीएनए के न्यूक्लियस के पास होने की वजह से ही न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। ना केवल ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में भाग लेता है बल्कि ये तो ऑर्डर भी देता है, ये ही बताता है कि सेल किस तरीके से आगे डेवलप होगी और किस तरीके से मैच्योर होकर के काम करेगी, राइट। हम जानते हैं कि हमारी शक्लें अपने माँ बाप से मिलती जुलती हैं या हमारे बच्चों की शक्लें हमसे मिलती जुलती हैं। उसका रीज़न है कि जिस तरीके का हमारा डीएनए है वही डीएनए क्या होता है, हमारी संतान में आगे पास ऑन होता है। तो हमारे बच्चों की आदतें हमसे मिलती जुलती होंगी, ना कि कहीं और से मिलती जुलती होती हैं। द रीज़न बीइंग कि जो डीएनए उनके पास गया है उसी तरीके के फीचर्स उनके अंदर डेवलप होंगे। तो क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए था। फिर दोबारा से बताया मैंने, रिपीट कर रही हूँ इस बात को, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के पास डीएनए है। डीएनए सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और डीएनए के प्रेजेंट होने की वजह से ही हम न्यूक्लियस को मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं, इसीलिए इसको सेंट्रल पार्ट भी कह दिया गया है। सेंट्रल पार्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो बीचों बीच प्रेजेंट है, राइट। सेंटर जैसे हम पॉलिटिक्स में बात करते हैं, केंद्र केंद्र करते रहते हैं, केंद्र का मतलब दिल्ली जहाँ से सारे काम गवर्न होते हैं। तो जैसे भारत के लिए दिल्ली है वैसे ही सेल के लिए न्यूक्लियस है जहाँ बैठे बैठे सारे कामों के लिए ऑर्डर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, कई सारी चैप्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, कई सारी क्लासेस हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, जिसमें सेल 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 बहुत बार सेल आ चुकी, सेल के टाइप्स बता दिए, लेकिन अभी तक हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट आपके सामने डिस्कस नहीं किया है, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसका न्यूक्लियस बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का होता है और न्यूक्लियस के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। तो जैसा कि यहाँ मीनिंग दिया है, प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियन माने न्यूक्लियस। जब सेल मैच्योर हो चुकी होती है, अच्छे से वेल डेवलप्ड हो चुकी होती है,
जिसके न्यूक्लियस के पास प्रॉपर तरीके से मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन वाले प्रॉपर न्यूक्लियस को हम एग्जैक्टली न्यूक्लियस का नाम देते हैं, और बिना मेम्ब्रेन वाले न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं, प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं न्यूक्लियोइड, ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो वो सेल्स जिनके पास बिना मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है वो सेल कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक सेल, और वो सेल्स जिनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस होता है वो सेल कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। यहाँ आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन, वो भी सिंगल नहीं, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियर एनवलप बनाती है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास कोई ऑर्गेनेल नहीं होता, वहीं यूकैरियोटिक सेल के पास में वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अगर प्लांट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट भी होगा, यहाँ एनिमल सेल है इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हम फर्दर अपनी क्लासेस में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन दोनों सेल्स के पास एक कॉमन चीज़ है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन तो आपको बताया ही था कि चाहे सेल प्रोकैरियोट है, चाहे सेल यूकैरियोटिक है, चाहे वो यूनिसेलुलर है, चाहे वो मल्टीसेलुलर, कैसा भी ऑर्गेनिज्म है, उसके पास न्यूक्लियर मटेरियल, सेल और सेल मेम्ब्रेन, और तीसरी चीज़ साइटोप्लाज्म तो हर किसी के पास होगा ही होगा। दोनों के पास राइबोसोम ज़रूर पाए जाते हैं, बट दोनों के राइबोसोम में बहुत अंतर है। इसके पास जो राइबोसोम हैं वो 80S टाइप के हैं, राइट। कैसे हैं? 80S टाइप के। और इसके पास जो राइबोसोम हैं वो 70S टाइप के हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होती है हमारे सामने कि 70S क्या है और 80S क्या है। तो 70S जब हमने आपसे बात करी तो एग्जैक्टली S पे क्वेश्चन आता है कि S क्या है। S होती है सिडबर्ग यूनिट, जिसे हम सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। प्रोकैरियोट का राइबोसोम 70S टाइप का होता है और यूकैरियोट का राइबोसोम 80S टाइप का होता है। इसके अलावा प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीज़न और रिप्रोडक्शन होता है वो सिंपल टाइप का होता है, वहाँ पर माइटोसिस मियोसिस जैसी कोई प्रोसेस नहीं होती है, फिशन के थ्रू वो डिवाइड होती है। अगर ये सेल रिप्रोड्यूस करती भी है तो फिर सिंपल टाइप का, कॉन्जुगेशन टाइप का वो डिवीज़न करती है। वहीं यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर टाइप का सेल डिवीज़न जिसमें स्पिंडल फाइबर होते हैं, माइटोसिस मियोसिस, ये सब माइटोसिस या मियोसिस टाइप का सेल डिवीज़न होता है विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहाँ पर कोई स्पिंडल फाइबर नहीं होते हैं तो इसके सेल डिवीज़न को हम एमाइटोसिस कहते हैं, मतलब इसमें प्रॉपर तरीके का सेल डिवीज़न नहीं होता, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्शन पे, जो जिसके लिए हमने पढ़ाई की थी, और वो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। हमने आपको हर क्लास में बताया कि बच्चों ये बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं कि आपको इस चैप्टर जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया था उसमें कुछ समझ आया या नहीं आया। एग्जैक्टली आप देखना चाहते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उन सारे क्वेश्चंस के जानने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पर आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और साथ ही साथ में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके उन क्वेश्चंस के आंसर पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, न्यूक्लियाई वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, नाम आप बताएंगे। आप बताइए। स्ट्रासबर्गर, फोंटाना, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच। तो मेरे हिसाब से जाना माना नाम आ रहा है यहाँ पर क्या, रॉबर्ट ब्राउन। सेकंड पे मैं गई हूँ और मैंने आपके सामने क्वेश्चन डिस्कस किया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल कमांडिंग सेंटर ऑफ द सेल। नंबर 1 इज न्यूक्लियस, जो इसका आंसर है।
आंसर इज न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम गए हैं न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन किस में, रेड ब्लड सेल और बैक्टीरिया में, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ओनली, या स्पर्म एंड ओवा। तो देखिए सबसे बड़ी बात इसने पूछा न्यूक्लियस किस में नहीं पाए जाते हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पहली चीज न्यूक्लियाई। देयर आर लिटिल बिट मिस्टेक्स, टाइपिंग मिस्टेक्स आ रही है। अभी यहाँ पर हमने बोला प्लूरल इज न्यूक्लियाई एंड सिंगुलर इज न्यूक्लियस। तो सबसे पहला हमारे सामने जो ऑप्शन है रेड ब्लड सेल और बैक्टीरियम। देखिए बैक्टीरियम प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है। और आरबीसी जो कि यूकैरियोटिक सेल होती हैं, ये मैच्योर होने के बाद में न्यूक्लियस को खो देती हैं, न्यूक्लियस इनके पास नहीं रहता और ई न्यूक्लिएटेड सेल कहलाती हैं। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है पहले हम इसको रखते हैं, इसमें नहीं होता। फिर दूसरा ऑप्शन कहता है रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में नहीं होता। रेड ब्लड सेल ओनली, हम रेड ब्लड सेल ओनली को ऑप्शन में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि बैक्टीरियम के अंदर भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। स्पर्म और ओवा में तो न्यूक्लियस अच्छे तरीके से वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सही है वो है रेड ब्लड सेल्स एंड बैक्टीरियम, राइट। तो हमने यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए हैं जो सिंपल से क्वेश्चंस थे। अगर आप चाहते हैं इसके बाद अच्छे से क्वेश्चंस, प्रॉपर यूपीएससी के क्वेश्चंस जिनको हम सॉल्व कर सकें, उसके लिए आप जाइए, ऐप डाउनलोड करिए। गूगल प्लस के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है आपको, अपने घर बैठ करके बस नेट पे जाना है, गूगल खोलना है, गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल के प्ले स्टोर पे जा कर के आपको वहाँ पर सिंपल टाइप करना है IAS विद हरि मोहन। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आप क्वेश्चन बैंक्स के बारे में जाएंगे तो आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, प्रॉपर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम आपको जो भी क्वेरी आती है आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल करके आप मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स बताने जाऊँगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिले तो आप बेल का आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जुड़े रहिए मेरी वीडियो से। आपको हर वीडियो पे नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। डेफिनेटली अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो डाउट आप बिना झिझक पूछ सकते हैं और 100% मैं एश्योरिटी देती हूँ कि आपके उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।